Hello student, a very good day to all of you. Today our topic is the periodic trends in properties of elements that we have started in our last class. Some physical properties including the atomic size, ionic size, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity. These are the physical properties which will be included in our periodic trends. ठीक है, तो इसमें से हम दो ठो लास्ट क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ द एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज. So today we will learn about our third properties, that is the ionization enthalpy. ठीक है. तो ionization enthalpy है क्या? Mainly ionization enthalpy is known as बच्चों ionization potential and is also called the ionization energy. Actually ये है क्या? जितना अमाउंट का एनर्जी बच्चों रिक्वायर्ड होता है एक आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, देन इट इज़ टू फॉर्म ए कैटायन. मेनली जब हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कोई भी न्यूट्रल एटम से तो वो कैटायन फॉर्मेशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फिर से बोल रही हूँ, जितना अमाउंट का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है एक इलेक्ट्रॉन्स को आउटर सेल से निकालने के लिए उसको हम बोलते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और जैसे कि तुम लोगों को पता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकालने से वो क्या होता है, आयंस पे कन्वर्ट होते हैं. वो आयन कौन सा आयन है, कैटायन है. ठीक है. तो क्यों हम एक आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ मेजरिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्यों हम आइसोलेटेड गैसेस एटम लेते हैं? क्योंकि बच्चों अगर हम एक एलिमेंट का और एक एटम का आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो हमारा गैसियस फेज में अगर वो इलेक्ट्रॉन्स या फिर वो एलिमेंट या फिर एटम्स प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट का लिटिल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन होगा बिटवीन द अदर पार्टिकल्स. अगर वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन हो गया अदर पार्टिकल्स के साथ, अगर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन कर गया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और वो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए. तो यूजुअली हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो वो हम सिंगल न्यूट्रल गैसियस एटम से निकालते हैं, ताकि वो जो गैसियस फेज में जो इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट्स होगा वो इजीली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. ठीक है. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए और मेजर करने के लिए मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम, जो कि ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए. मतलब क्या है, उसका स्टेबल फॉर्मेशन में होना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स लिखी हूँ, दैट इज़ द सोडियम which is in the gaseous form, when it will be lost one electron it will be converted to sodium plus, this is the cation formation of sodium, and here it is also the gaseous, and removal of one electrons along with some amount of ionization enthalpy will be released, that is required. So here it will be symbolized as delta H. ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक एग्जांपल के साथ कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं. मैं यहाँ पे क्या लिखी हूँ, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या? जैसे कि मैं बोली बच्चों, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे जितना अमाउंट का एनर्जी रिक्वायर्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो सक्सेसिव क्या है? सक्सेसिव वर्ड बच्चों आया है हमारा वर्ड, दैट इज अ सक्सेशन. सक्सेशन क्या है? अगर कोई चीज़ को हम एक के बाद एक निकाल रहे हैं, नॉट साइमल्टेनियसली. ओके बच्चों, यहाँ पे याद रखो, साइमल्टेनियसली कोई चीज़ को निकालना नहीं है, एक के बाद एक अगर कोई चीज़ को हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं सक्सेशन. तो वहाँ से ये वर्ड आया है सक्सेसिव, जो कि हम इलेक्ट्रॉन्स को साइमल्टेनियसली 2 या 3 ठो इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी नहीं निकाल सकते. हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को आउट करते हैं. ठीक है. तो वहाँ यहाँ पे मैं एक एग्जांपल्स लिखी हूँ, दैट इज़ द एल्यूमिनियम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन दिस इज इन गैसेस फॉर्म आई रिमूव one electrons with the some amount of energy, that is the 577 kilojoule per mole. This is the unit for ionization enthalpy. अगेन जब मैं एक इलेक्ट्रॉन्स फिर से निकाल लूँगी Al प्लस से, दैट इज़ द एल्यूमिनियम कैटायन फॉर्मेशन से, वहाँ पे बच्चों ज़्यादा एनर्जी लगेगा. क्यों ज़्यादा एनर्जी लगेगा? ऐसा क्या हो रहा है जो कि वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगा? बच्चों एल्यूमिनियम जब एक इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद ये ऑलरेडी एक मोनोकैटायन की फॉर्मेशन में है,
ऑलरेडी ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है इसका आउटर सेल से, अगेन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, जिसके लिए यहाँ पे देखो डेल एस का वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। अगेन ये एक बाईवेलेंट कंपाउंड हो गया, फिर से यहाँ से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से आउट हो चुका है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर सेल। तो इसी के हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो दिस वन इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दिस वन इज द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एंड दिस वन इज द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इन दिस वे द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन्स मोर देन द वन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, उसका कुछ फैक्टर्स है बच्चों, हाउ इट विल बी डिपेंड्स अपॉन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट वन इज द एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो कि हम पढ़े हैं पीरियड्स में डिक्रीज होता है, ग्रुप में इंक्रीज होता है, तो उसी के हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाई हूँ एक पीरियड का। ठीक है, पहले पीरियड का बता देती हूँ, उसके बाद तुमको बताऊंगी ग्रुप का। यहाँ पे मैं एक पीरियड का डायग्राम बनाई हूँ जहाँ पर कि द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली डिक्रीजेस बच्चों। तो अगर एटॉमिक साइज फॉर एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये वाला फर्स्ट वन, व्हेन द एटॉमिक साइज इज लार्जर। अगर यहाँ पे एटॉमिक साइज लार्ज है, इसका मतलब क्या है, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आउटर सेल में, जिसके लिए क्या है, इसका एटॉमिक साइज बड़ा है। अगर हम एक पीरियड आगे जाएंगे तो इसका एटॉमिक साइज छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो रहा है विथ इंक्रीजिंग वन एटॉमिक नंबर विथ इंक्रीजिंग वन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, देन द स्ट्रक्चर विल बी क्लोजली पैक्ड। अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो कि यहाँ पे सेकेंड वन में क्या है, स्ट्रक्चर थोड़ा क्लोजली पैक्ड हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस एंड द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स इज हायर। अगर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे आउटर सेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे हमको एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा या कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है अगर एक साइज से दूसरे साइज का एटॉमिक साइज अगर छोटा हो रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगा टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सेल। फिर से चलते हैं बच्चों थर्ड स्ट्रक्चर में। थर्ड स्ट्रक्चर में क्या है, फिर से छोटा है, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा क्लोजली पैक्ड हो गया और उसका साइज छोटा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज छोटा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर हम इलेक्ट्रॉन को, कोई भी इलेक्ट्रॉन को, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करने के लिए कोशिश करें तो यहाँ पे बच्चों हमको ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो यहाँ से बच्चों हमको कंक्लूजन होता है कि अगर साइज एक का साइज बड़ा है, दूसरा का साइज छोटा है, बड़ा वाला साइज का क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगा। क्यों कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे साइज बड़ा है, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज थोड़ा कम है, और वहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए आउटर सेल में ज़्यादातर कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली थोड़ा कम एनर्जी में वहाँ पे इजीली रिमूव हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी साइज छोटा हो गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम पीरियड और ग्रुप में हम बोल सकते हैं अभी कि अगर जैसे कि मैं बोली पीरियड का यहाँ पे डायग्राम लिखी हूँ, तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो नेक्स्ट कम टू द ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है बच्चों, हमारा एटॉमिक साइज धीरे धीरे इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है स्लोली ड्यू टू इंक्रीज इन द सेल नंबर, देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, अगर साइज इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो गया, साइज बड़ा हो गया, इसका मतलब है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डिक्रीजेस एंड द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सेल इज वेरी इजी। ठीक है, तो लेट्स गो टू द सेकेंड फैक्टर्स, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज। मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर चुकी हूँ एटॉमिक साइज में। मैं क्या बोली थी, अगर न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है,
ये है हमारा थर्ड नंबर वन इज कार्बन एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। तो वहाँ पे क्या है, कार्बन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों कितना है 6 है, एंड कार्बन और नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। कार्बन का 6 है तो उसका पास वाला नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 7 है। यहाँ पे जो 6 प्रोटॉन है आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वहाँ पे क्या होगा जब 6 प्रोटॉन्स का इफेक्ट पड़ेगा 6 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो जितना साइज छोटा होगा यहाँ पे क्या हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो वहाँ पे क्या हो जाए स्ट्रक्चर और थोड़ा छोटा हो गया। वही सेम कंसेप्ट है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज के साथ भी। नेक्स्ट वन गोज टू द शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट क्या है बच्चों, शिल्डिंग का मतलब है जस्ट लाइक स्क्रीन, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नोन एज शिल्डिंग इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे घर में मम्मी लोग हमारे डोर में स्क्रीन देते, ठीक है, डोर स्क्रीन जो तुम बोलते हो। डोर स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटर्स व्यूअर जो होते हैं वो इनर पोर्शन में या फिर रूम में जो चल रहा है वो सारे व्यूज़ को नहीं देख पाए, तो इसलिए क्या करते हैं मम्मी लोग डोर स्क्रीन देते हैं। तो जैसे डोर स्क्रीन यूज़ करते हैं ताकि आउटर पर्सन को व्यू ना हो रूम के अंदर क्या हो रहा है, तो इसी तरह जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है मिडिल में, प्रोटॉन क्या है वो हमारा सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारा आउटर सेल जो कि हमारा ऑर्बिट्स में, और तुम बोल सकते हो कि सेल में। यहाँ पे मैं अगर सेल की बात करूँ तो ये अगर हमारा प्रोटॉन हो गया और न्यूक्लियस हो गया तो ये क्या होगा हमारा सेल हो गया, ये के, ये एल, ये एम, एन, तो ये सारा हमारा सेल हो गया। तो यहाँ पे सेल में क्या हो रहा है, सेल में सारा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है के सेल में भी है, एल सेल में भी है, एम में भी है और एम में भी है। सारे सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे होगा, देखो बच्चों जो हमारा इनर सेल का इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनर सेल का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे बोली ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। इनर सेल मतलब के एल एम। फॉर एन सेल, अगर एन हमारा आउटर सेल रहा तो के एल एम हो गया हमारा इनर सेल। ये इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लेगा, ये जो प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस का इफेक्ट जो आउटर सेल में पड़ रहा था और इसका स्ट्रक्चर को क्लोजली पैक्ट कर रहा था, या फिर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा था बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, this will be decreases due to screening of the electrons by the inner cell electrons। जब इनर सेल का इलेक्ट्रॉन स्क्रीन कर लेगा इसका इफेक्ट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इफेक्ट वो ज़्यादा आउटर सेल में नहीं पड़ेगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर सेल में वो इजीली रिमूव हो जाएगा। इजीली रिमूव हो गया इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग ज़्यादा हुआ मतलब शिल्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा हो गया, मतलब इनर सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब है आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है हमारे सेल के अंदर क्या होता है, सब सेल होते हैं, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर यहाँ पे मैं लिखी हूँ कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सेल के अंदर बच्चों सब सेल होते हैं, सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि तुम लोगों को पता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 10, एफ में 14। तो इसी तरह बच्चों अगर मैं यहाँ पे एक सेल को डिस्ट्रीब्यूट की हूँ सब सेल के हिसाब से और सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, तो कौन सा सब सेल से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना इजी होगा ताकि वहाँ पे कम एनर्जी लगेगा, ये हम डिस्कशन करेंगे कहाँ पे, ये हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम लिखी हूँ जो कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एक सबसेल, एक सेल के अंदर का सबसेल है, ये हमारा एस, ये पी, ये डी एंड दिस वन इज एफ। तो बच्चों क्योंकि एस सबसेल हमारा न्यूक्लियस के क्लोजर है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स रहा तो यहाँ से रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दिस वन इज द इनर सबसेल, तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगा। कौन सा एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड हायर इन केस ऑफ टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इज एस सबसेल।
लेकिन अगर हम पी डी एफ को चले जाएंगे तो सबसे कम कहाँ पे लगेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी? एफ सबसेल में लगेगा, क्योंकि एफ हमारा आउटर सेल है, आउटर सबसेल है, जहाँ से कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही इजी होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन इज द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बच्चों, जो कि मैं तुमको कुछ कुछ तो मालूम नहीं है तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के बारे में, लेकिन अभी तक मैं जितना भी तुमको बताई हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसे लिखा जाता है, उसका डिज़ाइन क्या है, इसको ग्रुप में हम कैसे लिखते हैं, पीरियड में कैसे लिखते हैं, ये सारे तो तुम लोगों को कुछ कुछ मालूम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है, सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सिमेट्री क्या है बच्चों? Symmetry means the elements or the atoms must be in the stable formation. अगर कोई भी एलिमेंट स्टेबल फॉर्मेशन में रहा तो दैट मीन्स दिस इज द सिमेट्रिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल्स दे देती हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल्स हीलियम। ठीक है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या है बच्चों? 1s2। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बिलोंग्स टू 1, मतलब क्या है? इसका सेल नंबर 1 है, इसका मतलब ये के सेल को बिलोंग्स करता है। एस का मतलब क्या है? दिस वन इज अ सब सेल। एंड 2 का मतलब क्या है कि एस सब सेल में हमारा हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हुआ है। इसका हमको पता है कि एस सब सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी इज 2 एंड हियर द इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो 2। सो यहाँ पे एस सब सेल में कम्प्लीटली फुलफिल है। अगर ये यहाँ पे कम्प्लीटली फुलफिल है, इसका मतलब है ये हमारा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो सिमेट्री इन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्री फॉर्मेशन में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करते हैं तो अगर कोई एलिमेंट्स का या फिर एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारा स्टेबल फॉर्मेशन में रहा तो वहाँ पे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। क्यों ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा बच्चों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ कम्प्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में है तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो क्या है, वो खुद ही एक स्टेबल फॉर्मेशन में है, तो वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा लगता है एज कम्पेयर टू द अदर कन्फिगुरेशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल्स दूँ, अगर तुम पढ़ चुके होगे हुन्स रूल तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि अकॉर्डिंग्स टू हुन्स रूल क्या होता है बच्चों, द कम्प्लीटली हाफ फिल एंड कम्प्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग द हाफ फिल एंड फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हैज़ द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, लेकिन माना जाता है। ठीक है, इसके हिसाब से हम मानते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट्स का लास्ट हमारा सबसेल अगर कम्प्लीटली हाफ फिल रहा या फिर फुलफिल रहा तो वो हमारा हो जाता है क्या, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी एलिमेंट्स का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर सबसेल या फिर आउटर सेल। अगर वहाँ पे कोई भी ऑड है तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ कि विच वन इज लार्जर आयोनाइजेशन एंथैल्पी and which one is lower ionization enthalpy, you have to discuss with me in the next class, and why also, why this one is higher ionization enthalpy as compared to this one. ठीक है, तो चलो, थैंक यू, सो बाय, गुड नाइट।